बेसिकली नी पेन या जोड़ों का दर्द जो है ये एक बहुत वास्ट टर्म है। बहुत एक इसकी एक्सटेंडेड रीजंस हो सकती हैं, सेवरल रीजंस हो सकती हैं, जिसके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं रेहान मुजफ्फर जो GSFR में कोच हैं, और आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में कि नी पेन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और नी पेन को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो रेहान भाई, आज हमें आप बताएं कि नी पेन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और नी पेन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली नी पेन या जोड़ों का दर्द जो है ये एक बहुत वास्ट टर्म है। बहुत एक इसकी एक्सटेंडेड रीजंस हो सकती हैं, सेवरल रीजंस हो सकती हैं, जिसके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जोड़ों के दर्द की, ख़ास तौर पे घुटनों के दर्द की एक जो सबसे बड़ी वजह है आम तौर पे, वो है ओवरवेट होना। आपका वज़न आपकी हाइट के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा होना आपके जोड़ों के ऊपर नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। ना कि सिर्फ नीज़ के ऊपर, आपके अदर जॉइंट्स के ऊपर भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। वो कैसे करता है? अब हमारा जो वज़न है उसको हमारे जॉइंट सपोर्ट करते हैं। हमारे जो दो जॉइंट्स होते हैं, जो जहाँ पर दो जॉइंट्स मिलते हैं, उसके दरमियान में कार्टिलेज होता है, जिसको आम ज़बान में चिकनी हड्डी भी कहा जाता है। अब जब आपका ओवरवेट होंगे तो आपके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। जब स्ट्रेस पड़ेगा तो आपकी चिकनी हड्डी के ऊपर भी वो लोड आएगा, उसको लोड उठाना पड़ेगा। जब वो लोड उठाएगी रिपीटेडली, बार बार, तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब वो कम होगी तो आपको जोड़ों का दर्द होगा। तो सबसे पहले, अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो सबसे पहली जो चीज़ आपने वो देखनी है कि क्या आप ओवरवेट तो नहीं हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आपने परहेज़ करना है, एक्सरसाइज की तरफ आना है और वज़न कम करने की कोशिश करनी है। सर रेहान भाई, एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर आप ओवरवेट हैं तो वो नी पेन की बहुत बड़ी कॉज हो सकती है, लेकिन एक इंसान जो ओवरवेट है वो अपना वेट कैसे कम करे? उसके लिए कहा जाता है कि फिर आप एक्सरसाइज करें। तो नी पेन के साथ एक्सरसाइज करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ पर बात आ जाती है राइट कोचिंग की। अब अक्सर लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि मैं रनिंग करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ तो मेरे नीज़ के अंदर दर्द होता है। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वॉकिंग या जॉगिंग स्टार्ट करते हैं या रनिंग स्टार्ट करते हैं, उनको जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर नीज़ में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह भी यही है कि आपके बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो इतना ज़्यादा वेट बेयर करने के लिए नहीं बने। जब उन पर कॉन्स्टेंट लोड होगा, इम्पैक्ट होगा तो उनमें दर्द शुरू हो जाएगी। तो उसमें फिर बात आ जाती है राइट एक्सरसाइज कि आपके लिए, आपकी फिटनेस, आपके वेट के हिसाब से कौन सी राइट एक्सरसाइज है वो आपको सजेस्ट की जाए। जैसे हम GSFR के अंदर अपने क्लाइंट्स को ग्रेजुअली प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हम उनको ऐसे नहीं कहते कि आपका 100 kg वज़न है, आप डेली 1 घंटा जॉगिंग करें या रनिंग करें। उनको ग्रेजुअली प्रोग्रेशन पे लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पे, अब हर इंसान के लिए जॉगिंग नहीं है, लेकिन कुछ देर पैदल चलना, बेशक वो कम से कम 20 से 30 मिनट क्यों ना हो, वो मेजॉरिटी लोग कर सकते हैं। तो आप ग्रेजुअली स्टार्ट करें, वॉक से स्टार्ट करें, कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइज करें जिस पे आपका नी के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, और प्रॉपर कोचिंग लें। आप कोशिश करें कि आप जिनसे कोचिंग ले रहे हैं वो सर्टिफाइड हों या उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन हो फिटनेस से रिलेटेड, ताकि आपको प्रॉपर आपकी फिटनेस के मुताबिक वो प्लान डिवाइस कर सकें। और रेहान भाई, जो डाइट है हमारी, उसका क्या ताल्लुक है आपकी नी पेन से? कोई इस तरह का है, कोई बात होती है कोई सही डाइट ना लेने की वजह से नी पेन कॉज हो सकती है? यस, आमतौर पे देखा गया है कि हमारी जो डाइट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है। हमारी जो आमतौर पे हम डाइट लेते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर सोजन का बाइस बनती है। अब सोजन का जब नाम लिया जाता है, सोजन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई चोट लगती है तो वहाँ पर सोजन होती है। जो हम बुरी चीज़ें लेते हैं डाइट के अंदर जो हमारे लिए सेहतमंद नहीं है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर छोटे लेवल के ऊपर इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजन पैदा करती हैं। तो ये भी एक कॉज हो सकती है। तो उसके अंदर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने में।
लेकिन मेन रोल आपका डाइट का ही होता है। डाइट में आपने हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो कम कर देनी है, और जो हेल्दी चीज़ें हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, सुपर फूड्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, विटामिन सी है, उसके अलावा विटामिन डी है, और अगर नेचुरल फूड्स की तरफ हम आएँ तो उसके अंदर फिश मीट, उसके अलावा नट्स, गुड फैट सोर्सेज, डिफरेंट सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। अगर आप इनको अपनी डाइट में रखें तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपको। और उसके अलावा ये तो फूड्स आपने बता दी जिनके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए जिनका इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है? सबसे जो मेन चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है शुगर्स हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा ज़रिया है, और आम तौर पे हमारी डाइट के अंदर जो हम चीज़ें लेते हैं, शुगरी चीज़ें लेते हैं, हम जूस पीते हैं, उसके अंदर भी शुगर है। अगर हम बहुत ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करें, उसके अंदर भी मीठा है, वो भी आपको एक हद से ज़्यादा लेने पे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। उसके अलावा एक और जो दूसरी बहुत बड़ी वजह है इन्फ्लेमेशन की, वो है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल एक आम, हमें इतना उसके ऊपर कॉमन इस्तेमाल में है, बहुत ज़्यादा घी, जो आम वेजिटेबल पकाने वाला घी है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो इन चीज़ों को आपने कम से कम रखना है। जो हेल्दी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे हेल्दी फैट्स हैं, बटर, नेचुरल घी, उसके अलावा मीट, डेयरी फैट्स, इनका इस्तेमाल, और उसके अलावा नट्स से मिलने वाले फैट्स, एनिमल फैट, जो फ़िश से आपको फ़ैट मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फ़िश के अंदर पाए जाते हैं, फ़िश मीट के अंदर पाए जाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, वो आपको इसको कम करने में मदद करेंगे। और मुझे बताएं, इसके अलावा अगर इंजरी हो जाए, आपको नी की इंजरी है, नी पेन है, तो उसके दौरान ट्रेनिंग किस तरह से की जाए, और मतलब क्या क्या तरीक़ेकार हैं कि आप मतलब इंजरी के साथ ट्रेन कर सकते हैं, पेन फ्री होकर, या अपनी इंजरी को रिकवर भी कर सकते हैं, जिसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं इंजरी से? बिल्कुल, अक्सर देखा गया है कि नी इंजरी होती है या कोई और इंजरी, जॉइंट इंजरी होती है, तो रिकमेंड किया जाता है कि आप कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएं, बेड रेस्ट पे चले जाएं। लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना किसी भी इंजरी के लिए ऑप्टिमल नहीं होता। किसी ना किसी किस्म की हल्की फुल्की मूवमेंट आपके लिए ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे नी इंजरी में आपको फिजियोथेरेपी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्रॉपर मूवमेंट्स आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नी इंजरी की सूरत में अगर आप उसको बिल्कुल इनएक्टिव रखेंगे, और अगर आप उसको 6 महीने 8 महीने इनएक्टिव रखेंगे, तो आपकी नी की जो मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप उसको नी को प्रॉपरली मूव नहीं कर सकेंगे। तो इंजरी की सूरत में फिजियोथेरेपी, उसके अलावा रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप नीज, अपने घुटने के अराउंड जो लिगमेंट्स एंड टेंडन्स हैं उसको स्ट्रेंथन करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट और एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी नी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन वो भी ग्रेजुअली। नी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा वज़न उठाना है, स्क्वाट्स करने हैं, लेग्स की हैवी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आपकी नीज को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, जिसके लिए आप राइट कोचिंग और राइट फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। आई थिंक नी पेन के लिए आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज दोनों का एक साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। जी बिल्कुल, आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिनमें आपने नीज की प्रॉपर मूवमेंट करनी है, फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज वो हैं जिनके अंदर आपको नीज को एक स्पेशल पोजीशन में रखते हैं, होल्ड करते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती हैं वो एक्सरसाइज। अच्छा, और इसके अलावा यूरिक एसिड का क्या अमल दखल है नी पेन के अंदर? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आपको नी पेन है तो आप अपना यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत आम वजह होती जा रही है यूरिक एसिड का बढ़ना नीज और जॉइंट पेन के अंदर। और एक आखिरी बात आपसे पूछूंगा कि जब जिम शुरू किया, और बहुत सारे मेरे तरह के जो दोस्त भाई हैं उन्होंने जब शुरू करते हैं जिम, तो जब लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जल्दी किसी ना किसी को, आई थिंक 90% लोग जो हैं उनको कभी ना कभी स्क्वाट्स करते हुए, लंजेस करते हुए नी पेन के शिकार होते हैं वो। तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि हम पाकिस्तानियों को स्क्वाट्स करना मना है, या क्या वजह है? उसकी वजह, पहली वजह तो ये हो सकती है कि
पहले से ही आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, मिसाल के तौर पे विटामिन डी, विटामिन सी और कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, आपका कार्टिलेज डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमने बात की कि ओवरवेट होने की वजह से और इन्फ्लेमेटरी डाइट होने की वजह से आपका कार्टिलेज डिस्टर्ब होता है। तो अगर तो आपका कार्टिलेज ऑलरेडी डिस्टर्ब है और अगर आप राइट प्रोग्रेशन नहीं कर रहे टुवर्ड्स एक्सरसाइज, तो आपको नी पेन हो सकता है। राइट प्रोग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है मिसाल के तौर पे कि अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करते ही 20-20 किलो का वज़न उठाएं और स्क्वाट्स करें, तो आपको वो नी पेन कर सकता है। तो राइट प्रोग्रेशन, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होनी चाहिए। जिस तरह हमने एक और मिसाल देते हैं, हमने बात की कि हर किसी के लिए नहीं है कि वो जिम जाना स्टार्ट करे या फिटनेस जर्नी स्टार्ट करे तो रनिंग या जॉगिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जॉइंट्स के लिए सूटेबल हो। तो इसलिए ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होनी चाहिए जिससे आपको पेन से आप बच सकते हैं। आई थिंक आज के लिए रेहान भाई ने काफ़ी हमें बता दिया है। आई होप हमारे जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं रेहान भाई से। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।